जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो जैसा कि दोस्त अपन संविधान के महत्वपूर्ण चैप्टर्स पढ़ रहे थे, उसी चैप्टर्स के क्रम में अपने अपने राष्ट्रपति महोदय हैं उनसे संबंधित एक वीडियो अपन ने पहले बना दिया है, वो चैनल पर डाल दिया। अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप उसको देख लीजिएगा, ये वीडियो उसके बाद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उसमें अपन ने देखा दोस्तों कि किस प्रकार से अपने संविधान में राष्ट्रपति का पद है, किस प्रकार से उनका निर्वाचन होता है, उनके निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया और गतिविधियों को अपन ने समझा, कौन कौन उनके निर्वाचन में भाग लेते हैं, ये सब अपन ने उस वीडियो के माध्यम से समझा। और राष्ट्रपति से संबंधित कौन कौन सी योग्यताएं हैं वो देखी, उनसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं वो सब अपन ने उस वीडियो में देखा। और उसके बाद अपन ये राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं जो अनुच्छेद नंबर 53 के अंदर समाहित की गई हैं, आज अपन इनको समझेंगे कि अपने राष्ट्रपति के पास में कौन कौन सी महत्वपूर्ण शक्तियां उनको प्राप्त हैं और वो किन परिस्थितियों में किस प्रकार से उन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बने रहिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्योंकि हमारे देश में जो सर्वोच्च पद होता है वो राष्ट्रपति का बताया गया है संविधान के अंदर, और इसको भारत का पहला नागरिक भी कहा गया है कि राष्ट्रपति महोदय अपने भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। तो इससे संबंधित काफ़ी चीज़ें अपन ने लास्ट वीडियो में देख ली थी, अगर आप में से किसी दोस्त ने नहीं देखा तो उसको एक बार देख लीजिएगा। अब अपन यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों राष्ट्रपति की शक्तियों की। तो अनुच्छेद नंबर 53 है दोस्तों, वो ये बताता है कि राष्ट्रपति महोदय स्वयं खुद या अपने अधीनस्थों के माध्यम से अपने जो भी इनके पास 7-8 प्रकार की शक्ति है इनका प्रयोग करता है। स्वयं या अधीनस्थ का मतलब क्या है? अधीनस्थ का मतलब दोस्तों मंत्री परिषद से है, कि जो मंत्री परिषद है जिसका प्रधानमंत्री होता है, वो जो भी शक्तियाँ हैं उनका प्रयोग है वो प्रधानमंत्री की सलाह से अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, या फिर स्वयं या स्वविवेक के आधार पर भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों रियल बात यही है कि राष्ट्रपति अपने आप में सर्वोपरि नहीं होता है, वो अपनी जो भी शक्ति है इनका प्रयोग वो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह से ही करता है। तो चलो दोस्तों देखते हैं अब कौन कौन सी राष्ट्रपति को शक्तियाँ दी गई हैं और वो किस प्रकार से उनका उपयोग करता है, और कौन कौन से अपने कंपटीशन एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सबको अपन डील करेंगे। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति महोदय को शक्ति प्राप्त है कार्यपालिका शक्ति। चूंकि दोस्तों अपन सब लोग जानते हैं कार्यपालिका का जो प्रधान होता है, मेन हेड होता है, वो राष्ट्रपति महोदय होते हैं, और अगर कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान पूछे तो वो प्रधानमंत्री महोदय होते हैं। तो कार्यपालिका शक्ति में इसको कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं दोस्तों वो देखिएगा। नियुक्ति की शक्ति, इनको पॉइंट वाइज याद रखिएगा दोस्तों। कार्यपालिका शक्ति में कौन कौन सी शक्ति समाहित है? नियुक्ति की शक्ति। नियुक्ति के अंदर दोस्तों वो किन किन की नियुक्ति करता है, याद रखना दोस्तों। राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। केग कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं जो हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उनकी नियुक्ति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है, और भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, और उनकी परामर्श से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। और प्रत्येक राज्य के जो राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो यहाँ से इनकी नियुक्ति याद रखना है। छोटे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि के की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति। तो डायरेक्ट इनका नाम देके नियुक्ति पूछा जाता है। तो यहाँ से 7-8 मोस्टली पूछे जाते हैं बड़े पद, याद रखना। प्रधानमंत्री दोस्तों, मंत्रिपरिषद, केग, महान्यायवादी और वित्त आयोग के अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और प्रत्येक राज्य के राज्यपाल। इनके अलावा कुछ एक नियुक्तियां और भी करते हैं, लेकिन मोस्टली इन नियुक्तियों के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, तो इनको याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद अगली जो कार्यपालिका शक्ति है वो क्या है दोस्तों? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर। जो अपने राष्ट्रपति महोदय हैं दोस्तों, वो अंतर्राज्यीय परिषद के गठन करने की शक्ति प्राप्त है उनको, और ये किस अनुच्छेद के तहत करता है दोस्तों? अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय राज्य परिषद के गठन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ से आर्टिकल याद रखिएगा दोस्तों, 263 और अंतर्राज्यीय राज्य परिषद का गठन करता है राष्ट्रपति महोदय। उसके आगे देखते हैं दोस्तों, वित्त आयोग का गठन।
जैसे कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति तो करता ही करता है दोस्तों, और ये वित्त आयोग का गठन भी करता है अपने राष्ट्रपति महोदय। और ये किस अनुच्छेद के तहत होता है? ये अनुच्छेद 280 के तहत होता है। ये दोस्तों जो मैं अनुच्छेद मैं बता रहा हूँ, ये अपन ने एक अनुच्छेद के 2 वीडियो डाले हैं पहले से, अगर आप उनको देख लोगे एक बार तो काफ़ी हद तक काफ़ी चैप्टर्स को समझने में आपको सहूलियत होगी। तो एक बार आप अनुच्छेद के चैप्टर्स को देखिएगा, उनको याद कीजिएगा, उसके बाद अपन जो भी संविधान से संबंधित चैप्टर्स पढ़ेंगे काफ़ी हद तक अपने को उनको समझने में और उनको याद करने में आसानी हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, वित्त आयोग का गठन करता है दोस्तों राष्ट्रपति। उसके बाद एक और क्या काम करते हैं राष्ट्रपति महोदय? अनुसूचित क्षेत्र घोषित करता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी एरिया के अंदर अगर अनुसूचित क्षेत्र में जातियाँ जनजातियाँ ज़्यादा हैं तो उस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र का जो दर्जा कौन देता है? वो दोस्ती राष्ट्रपति महोदय अपने देते हैं। तो अनुसूचित क्षेत्र घोषित करता है। और अगला दोस्तों SC ST और OBC आयोग का जो गठन करता है वो भी दोस्तों राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो यहाँ से दोस्तों अपन इनको याद रखेंगे। नंबर 1 नियुक्ति की शक्ति है, किन किन की नियुक्ति? इन 7-8 पदों की नियुक्ति। दूसरा अंतर्राज्यीय परिषद, ये इसको दोस्तों इंपॉर्टेंट कर लेने, पूछा जाता है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति, और वो किस आर्टिकल के तहत है? 263। उसके बाद वित्त आयोग, उसके बाद अनुसूचित क्षेत्र, उसके बाद SC ST या OBC आयोग। तो इन 5 को ही दोस्तों अपन विधायक शक्ति के रूप में अपन इन 5 को इनको कार्यपालिका शक्ति के रूप में इन 5 को अपन याद कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अपन देखते हैं विधायी शक्ति, कि राष्ट्रपति के कुछ विधायी शक्तियां भी दोस्तों प्राप्त है। तो कौन कौन सी विधायी शक्तियां प्राप्त हैं उनके बारे में अपन देखते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों एक तो पहला है संसद का अभिन्न अंग होता है। क्योंकि दोस्तों अपन सब लोग जानते हैं संसद के अंदर 3 लोग समाहित हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कोई भी बिल विधेयक पारित होने के लिए इन तीनों की सहमति उसके ऊपर अनिवार्य है। इसीलिए दोस्तों इसको संसद का अभिन्न अंग बताया गया है। दूसरा, कोई बिल विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर आवश्यक है। जैसे कि मैंने दोस्तों अभी बताया है, कोई भी बिल या विधेयक है उसके ऊपर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना वो बिल पारित नहीं माना जाएगा, वो विधेयक पारित नहीं माना जाएगा। अगर चाहे लोकसभा उसको पारित कर दे, चाहे राज्यसभा उसको पारित कर दे, जब तक राष्ट्रपति महोदय उसके ऊपर साइन नहीं करेंगे तब तक वो बिल पारित नहीं माना जाता दोस्तों। तो ये संसद का अभिन्न अंग है, विधायी शक्तियों में याद रख सकते हैं। दूसरा, ये बिल या विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है, उसके बिना पारित नहीं माना जाता। उसके आगे दोस्तों एक अपन देखते हैं अनुच्छेद 123। 123 में क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अध्यादेश का मतलब दोस्तों कि अगर किसी सूरत में लोकसभा और राज्यसभा की बैठक संचालित नहीं हो रही है, वो संपन्न नहीं हो रही है, तो राष्ट्रपति एक विशेष आदेश जारी करता है जिसको अपन अध्यादेश बोलते हैं। और कोई भी बिल या विधेयक डायरेक्ट खाली राष्ट्रपति के साइन से ही पारित मान लिया जाता है, उसी को बोलते हैं अध्यादेश। मतलब लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की शक्ति राष्ट्रपति अकेले यूज करता है, उसको बोलते हैं अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। अध्यादेश किस अनुच्छेद में के तहत है? 123 के तहत, और ये राष्ट्रपति महोदय जारी करते हैं। अगला दोस्तों, संसद को संबोधित करना, कि संसद के जो भी संसद के सत्र होते हैं जो दोस्तों लोकसभा या राज्यसभा, उनके सत्रों को संबोधित करता है। जैसे ही लोकसभा के चुनाव होते हैं तो आम चुनाव के बाद संबोधित करता है, या फिर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के सत्रों को संबोधित करते हैं अपने राष्ट्रपति महोदय। और संसद के सत्र बुलाना, सत्रावसान करना, लोकसभा को भंग करना, इन सब की शक्तियाँ भी प्राप्त है राष्ट्रपति महोदय के पास। कि संसद के सत्र बुलाना, लोकसभा राज्यसभा के सत्र बुलाता है और उनका सत्रावसान करता है। और लोकसभा को दोस्तों ये पूछा जाता है, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत बताई गई? अनुच्छेद नंबर 85, इसको याद रखना है दोस्तों। और राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद नंबर 85 के तहत है वो लोकसभा को भंग कर सकता है। ये इसकी विधायी शक्ति के अंदर शामिल है दोस्तों। तो यहाँ से अपन दोस्तों 5 शक्तियाँ राष्ट्रपति महोदय की विधायी शक्तियों के रूप में याद रखते हैं। एक तो ये इसका अभिन्न अंग है। दूसरा, इसके साइन के बिना कोई बिल पारित नहीं माना जाएगा। तीसरा, अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 के तहत। उसके बाद ये संसद को संबोधित करता है वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में या फिर लोकसभा चुनाव के बाद में। और संसद का सत्र बुला सकता है और लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति महोदय के पास में है। तो यहाँ से दोस्तों अपन ने कार्यपालिका शक्ति देखी और विधायिका शक्ति देखी। उसके बाद दोस्तों अपन देखते हैं राष्ट्रपति महोदय को कुछ वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त है। तो यहाँ पे अपन वित्तीय शक्तियाँ देखते हैं राष्ट्रपति जी की कौन कौन सी वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त है। क्योंकि दोस्तों राष्ट्रपति महोदय है वो धन विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति पूर्व में ही दे दी जाती है। तो देखिए दोस्तों,
अपने संसद में दो प्रकार के बिल पारित होते हैं। एक बिल तो वो होते हैं जिनके ऊपर राष्ट्रपति महोदय पहले साइन कर देता है, उसके बाद वो लोकसभा में जाते हैं, फिर राज्यसभा में जाते हैं और वहाँ से उनको सहमति मिल जाती है तो वो बिल पारित मान लिया जाता है और वो कानून बन जाता है, फिर बिल पारित हो जाता है। और दूसरे वो बिल हैं जो पहले लोकसभा में पारित होंगे, फिर राज्यसभा में पारित होंगे, उसके बाद वो राष्ट्रपति महोदय के पास जाएंगे और फिर वो अपने साइन करेंगे। तो दोनों ही प्रक्रिया, पहले साइन होने वाले बिल और बाद में साइन होने वाले बिल। तो जो धन विधेयक से संबंधित जो भी दोस्तों बिल है, धन विधेयक से संबंधित बिल हैं या फिर जो आकस्मिक निधि से जो भी संबंधित बिल हैं, तो वो जो बिल है उनके ऊपर राष्ट्रपति महोदय पहले साइन करते हैं, फिर वो लोकसभा में जाते हैं, फिर राज्यसभा में, फिर वो पारित मान लिए जाते हैं। तो यहाँ से वित्तीय शक्तियों में अपन याद रख सकते हैं, धन विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति पूर्व में ही दे दी जाती है, मतलब पहले दे दी जाती है, उसके बाद लोकसभा में जाते हैं, उसके बाद राज्यसभा में जाते हैं। दूसरी अपन याद रख सकते आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि से जो धन निकालने की, जो पैसे निकालने की, जो फंड निकालने की जो शक्ति है वो भी अपने राष्ट्रपति महोदय के पास ही है। आकस्मिक निधि दोस्तों आर्टिकल नंबर 267 और एक संचित निधि होती है उसको दोस्तों आर्टिकल नंबर 266 होता है। तो आकस्मिक निधि जैसे देश में कोई ऐसी आपदा या विपत्ति आ गई दोस्तों, अचानक कोई आपदा या विपत्ति आ जाती है तो उस सूरत में आकस्मिक निधि से पैसा निकाला जाता है, तो वो शक्ति दोस्तों अपने राष्ट्रपति महोदय के पास में है। इसके बाद दोस्तों अगला याद रख सकते हैं, प्रत्येक वर्ष अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय लेन देन का जो लेखा जोखा जो तैयार होता है उसको जो स्वीकृति जो देता है दोस्तों वो राष्ट्रपति महोदय ही देते हैं, जिसको आप बजट बोल सकते हैं। वार्षिक वित्तीय लेखा जोखा मतलब बजट। तो बजट को के जो बिल को जो अंतिम स्वीकृति देते हैं वो राष्ट्रपति महोदय देते हैं। बजट के ऊपर अंतिम साइन वो राष्ट्रपति महोदय का होता है। तो यहाँ से अपन तीन चीजें याद रख सकते हैं दोस्तों। एक, धन विधेयक पर अपनी सहमति देते हैं, आकस्मिक निधि से पैसे निकालने की शक्ति रखते हैं, और बजट या वार्षिक वित्तीय लेन देन की जो अंतिम स्वीकृति प्रदान करते हैं वो अपने राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। तो यहाँ से अपन इन तीनों को एक साथ याद रख सकते हैं। इसके आगे देखते हैं दोस्तों, इससे आगे देखते हैं दोस्तों न्यायिक शक्ति कि राष्ट्रपति महोदय को कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त है। तो दोस्तों जैसे कि अपन लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति महोदय कार्यपालिका का हेड होता है और न्यायपालिका और कार्यपालिका में किसी प्रकार का सामंजस्य नहीं रखा गया है, उनको एक दूसरे से जो बॉन्डिंग की स्थिति नहीं रखी गई है, दोनों को स्वतंत्र रखा गया है। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति महोदय को कुछ न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त है। तो वो कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है? इन शक्तियों के माध्यम से ये स्पष्ट नहीं होता है दोस्तों कि न्यायपालिका और कार्यपालिका में आपस में सामंजस्य है। ये जो राष्ट्रपति महोदय को जो शक्तियाँ दी गई हैं ये विशेष परिस्थितियों में प्रयोग में लेने की शक्तियाँ हैं, इससे न्यायपालिका के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अपन ये न्यायपालिका की कुछ शक्तियाँ देखते हैं दोस्तों। न्यायपालिका की शक्तियों के अंदर दोस्तों अनुच्छेद नंबर 72 याद रखना है दोस्तों। इसके अंदर राष्ट्रपति महोदय को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। मतलब कोई भी अपराधी को राष्ट्रपति महोदय उसके जो गुनाह है, उसकी जो सजा है, उसको वो समाप्त भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और उसको सजा को बढ़ा भी सकते हैं। तो ये क्षमादान की जो शक्ति है दोस्तों ये राष्ट्रपति महोदय को प्राप्त है। अनुच्छेद नंबर याद रखना 72 के तहत ये शक्ति दी गई है राष्ट्रपति महोदय को। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद नंबर 143 पूछा जाता है काफी, ये भी अनुच्छेद नंबर 143 के तहत दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से सलाह या परामर्श लेने की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति महोदय को। वो सलाह राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन उसको सलाह लेने की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद नंबर 143 के तहत। और तीसरी दोस्तों याद रख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों की जो नियुक्ति करता है मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है और मुख्य न्यायाधीशों की सलाह से राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वो भी ये इन सब शक्तियों को अपन न्यायिक शक्ति के अंदर काउंट कर सकते हैं। एक तो समाधान की शक्ति प्राप्त है दोस्तों न्यायिक शक्ति में, और 143 अनुच्छेद भी न्यायिक शक्ति में शामिल है जिसमें सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार रखता है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और मुख्य न्यायाधीशों की सलाह से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो ये तीन शक्तियां दोस्तों अपन इसकी न्यायिक शक्तियों में अपन याद रख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों सैन्य शक्तियाँ। सैन्य शक्तियों में कौन कौन सी शक्ति शामिल है ये अपन देखते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों छोटे एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जाता है। तीनों सेना के प्रमुख होता है कि जो अपने भारत की तीन सेनाएं हैं, थल, जल और वायु सेना, इन तीनों सेनाओं का प्रमुख किसे माना जाता है? राष्ट्रपति को माना जाता है। हालांकि अभी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पद और भी क्रिएट कर दिया था जिसको CDS बोलते हैं, चीफ डिफेंस स्टाफ जिसको बोलते हैं, वो भी तीनों सेनाओं के प्रमुख बना दिए गए थे। और पहले अपने तीनों सेनाओं के प्रमुख विपिन जी थे, वो उनकी
हेलीकॉप्टर क्रैश में, दुर्घटना में उनकी मृत्यु भी हो चुकी, लेकिन वो दूसरी बातें हैं, वो करंट से संबंधित फैक्टर है दोस्तों। लेकिन यहाँ अपन देखेंगे कि तीनों सेनाओं के प्रमुख, तीनों सेनाओं का प्रमुख किसे कहा जाता है दोस्तों? राष्ट्रपति को माना जाता है। और राष्ट्रपति दोस्तों युद्ध शांति की घोषणा करता है। मतलब राष्ट्रपति महोदय को ये महसूस हो रहा हो कि अब युद्ध की स्थिति बन चुकी है और युद्ध के आदेश दे देने चाहिए सेना को, तो वो आदेश दोस्तों राष्ट्रपति महोदय ही देते हैं। और अगर दो देशों के बीच युद्ध चल रहा हो या तनाव चल रहा हो तो उसमें शांति की घोषणा भी दोस्तों राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों। ये जो शक्तियाँ हैं, जो जितनी भी शक्तियाँ राष्ट्रपति महोदय ये अधीनस्थों की सलाह से प्रयोग करते हैं। मतलब अपने प्रधानमंत्री महोदय जी हैं, उनकी सलाह से ही ये इन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ये अपनी मनमर्जी से इन शक्तियों का प्रयोग नहीं करते, मंत्रिपरिषद या और प्रधानमंत्री की सलाह से इन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो सैन्य शक्तियों में दो देख सकते हैं दोस्तों, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है और युद्ध शांति आदि की घोषणा करने की शक्ति इसको प्राप्त है। सैन्य शक्तियों के अंदर ये दो शक्तियां देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आते हैं दोस्तों आपात शक्तियां, कि राष्ट्रपति महोदय को दोस्तों आपातकालीन शक्तियां भी प्राप्त है। और ये अपन ने अनुच्छेद के चैप्टर में भी देख लिया था। 3 आपात लगते हैं, 352, 356 और 360। 352 के अंदर दोस्तों राष्ट्रीय आपात, 356 के अंदर दोस्तों राष्ट्रपति शासन और 360 के अंदर दोस्तों वित्तीय आपात। तो ये 3 प्रकार के आपातों की जो आपात शक्ति है ये राष्ट्रपति जी के पास में है। ये किस प्रकार काम करता है दोस्तों वो देखिए। 352 दोस्तों होता है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात का मतलब दोस्तों जब युद्ध की स्थिति हो जाती है या फिर कोई बाहरी शक्ति अपने देश के ऊपर आक्रमण कर देता है तो अपन अपने देश में लगता है राष्ट्रीय आपात, और वो लगाता कौन है? राष्ट्रपति महोदय लगाते हैं। तो अब तक दोस्तों अपने देश में 3 बार राष्ट्रीय आपात लग चुके हैं। बड़े लेवल्स के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कितनी बार राष्ट्रीय आपात लग चुके हैं, तो वो थोड़ा याद रख लीजिएगा दोस्तों। 1962 में लगा, 1971 में लगा और 1975 में लगा। अब ये राष्ट्रीय आपात क्यों न लगे ये भी थोड़ा अपनी नॉलेज के लिए पता होना जरूरी है। 1962 में दोस्तों चाइना ने अपने देश के ऊपर अटैक किया था, तो उस समय युद्ध की स्थिति, युद्ध हुआ था, तब लगा था 1962 में राष्ट्रीय आपात। 1971 में दोस्तों पाकिस्तान से भारत का युद्ध हुआ था, उस समय लगा था 1971 में। और 1975 में दोस्तों सर्वोदय आंदोलन की वजह से लगाया गया था। ये सर्वोदय आंदोलन दोस्तों कई बार पूछा जाता है, जेपी भाऊ के नेतृत्व में शुरू हुआ था। तो जेपी भाऊ के नेतृत्व में सर्वोदय आंदोलन हो चुका था। तो इस आंदोलन को दबाने के लिए दोस्तों ये राष्ट्रीय आपात लगाया गया था 1975 के अंदर। तो 3 बार लगे, 1962, 71 और 1975। तो याद रखना है अपने को। और 1956 के तहत दोस्तों लगता है राष्ट्रपति शासन। ये राष्ट्रपति शासन दोस्तों काफ़ी बार लगता है, बार बार लगता है। जब भी किसी राज्य की सरकार अपना शासन चलाने में विफल हो जाती है, उसी समय वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और जिसको आप बोलते हैं कि राज्यपाल को प्रधान बना दिया जाता है, तो इस राष्ट्रपति शासन को अपन राज्यपाल शासन भी बोल सकते हैं। उस समय जो संपूर्ण जो भी प्रक्रिया है वो सेंटर डील करता है, सेंटर के वहाँ से डील होती है और प्रमुख वो राज्यपाल को बना दिया जाता है।